ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, आज हम चर्चा करते हैं सोशलिज्म इन द यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, यानी यूरोप में समाजवाद का उदय और रूस की क्रांति। तो व्हाट इज द मेन फैक्टर that can develop the socialism in the Europe? Let's see. तो era of the social change, तो era of the social change means एक ऐसा काल जब सामाजिक परिवर्तन प्रारंभ हुआ। वो ऐसा कौन सा काल था जब सामाजिक परिवर्तन, समाज में बदलाव आए, समाज में चेंजेज आने लगे? वो कौन कौन सी चीज़ें थीं, वो कौन सा एरा था, तो उसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। It was a period of profound social and economic changes। ये एक ऐसा समय था, एक ऐसा काल था जब सोशल और इकोनॉमिक चेंजेज यानी आर्थिक और सामाजिक कारण के बदलाव का समय था। द बैड इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन such as long hours of work, low wages, unemployment, lack of housing, cleanliness system forced people to think about it। कौन कौन सी चीज़ें थीं जिससे सोशल चेंज आए, समाज में परिवर्तन का कारण बना? पहली चीज़ तो थी कि द बैड इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जो औद्योगिकीकरण था, उद्योगों का जो प्रभाव था वो बुरा था। क्या प्रभाव था उद्योगों का बुरा? रेवोल्यूशन सच अ लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, यानी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, उस रेवोल्यूशन के फलस्वरूप जो औद्योगिक क्रांति आई, उस क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, कार्य के घंटे बढ़ गए, लोग अधिक से अधिक समय तक कार्य करने लगे। अब उससे क्या होगा? लो वेजेस बढ़ गया। लो वेजेस क्यों बढ़ गया? अभी बात करता हूँ कि कैसे लोग लो वेजेस या कम वेतन पर काम करने लगे। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, यानी बेरोजगारी बढ़ गई। लैक ऑफ द हाउसिंग, रहने के लिए व्यवस्था की कमी पड़ गई, मकान कम पड़ने लगे। क्लीनलीनेस सिस्टम फोर्स्ड पीपुल टू थिंक अबाउट, और गंदगी, जो साफ सफाई की व्यवस्था थी, वह सिस्टम भी क्या करने लगा? लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया। किसको सोचने के लिए? किस चीज़ को? कि समाज में सोशल चेंज आए। अब इसको एक समरी में समझते हैं कि सोशल चेंज क्यों आया। तो सबसे पहली बात, सोशल चेंज आने का मेन रीज़न था कि द बैड इफेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी जो औद्योगिक क्रांति हुई यूरोप में, उसका गलत इम्पैक्ट पड़ गया, उसका बैड इम्पैक्ट पड़ गया। अब बैड इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा उसको देखते हैं। जैसे लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, यानी कार्य के घंटे बढ़ गए। फैक्ट्रियां बढ़ी तो लोगों के कार्य के घंटे बढ़ गए। और क्या हुआ? लो वेजेस, मजदूरी के में कमी आ गई। क्यों? क्योंकि गांव से लोग शहरों की तरफ नौकरी की तलाश में जाने लगे। जब लोग गांव के शहर की तरफ नौकरी के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि शहरों में मज़दूर ज़्यादा अवेलेबल होंगे, और जब मज़दूर ज़्यादा अवेलेबल होंगे तो क्या होगा? मज़दूरी सस्ती होगी। जैसे मान लो मैं एक मज़दूर हूँ, मैं एक लेबरर हूँ, और ऐसी जगह में काम करने जा रहा हूँ जहाँ पर पहले से बहुत सारे लेबरर्स हैं, तो क्या होगा? और एक इनका फिक्स रेट है कि मुझे 500 पर डे की वेजेस चाहिए। अब उसमें क्या होगा कि कुछ मज़दूर ऐसे होंगे जो कहेंगे भैया हमें 4 से दी हो, चलो हम तो हर काम कर दे भाई। कहने का मतलब ये कि धीरे धीरे लो वेजेस बढ़ने लगा, यानी जब वर्कर्स बढ़ गए तो उनकी मजदूरी भी घट गई। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, लोग ज़्यादा हो गए, काम कम रहा तो लोग बेरोजगार हो गए। अब जब लोग बेरोजगार हो गए तो वो ये चाहने लगे कि एट एनी रेट किसी भी तरीके से उन्हें वेजेस मिले, उनको दैनिक भत्ता मिले, उनको मजदूरी मिले। तो इसके लिए क्या किया लोगों ने? इसके लिए लोगों ने कम वेतन पर काम करना भी
अपने को एग्री कर लिया। और क्या कमी आई, अब जब भीड़ बढ़ी शहरों में तो क्या हो गया, बेरोजगारी बढ़ी। बेरोजगारी के साथ साथ लैक ऑफ हाउसिंग यानी रहने की समस्या बढ़ी। भाई सीमित मकान शहरों में होते थे, तो अब इतनी सारी पॉपुलेशन गांव से शहर में आ गई तो क्या होगा, लैक ऑफ हाउसिंग यानी रहने की भी समस्या होने लगी। गंदगी बढ़ गई। इन सब सिस्टम ने लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया। क्या सोचने के लिए मजबूर किया, उसके विषय में अब हम आगे चर्चा करेंगे। और इन सब के पीछे जो सोशल चेंजेज आए, कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन इसके बेस में था। देखिए, द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन द डोर ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ चेंज इन द सोसाइटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या किया, समाज में बदलाव के दरवाजे को खोल दिया। यानी अब समाज, फ्रांस की क्रांति के कारण बदलाव की संभावनाएं बढ़ गई समाज में। दियर डिफरेंट आइडियोलॉजीज वर डेवलप्ड टू गिव शेप टू दीज पॉसिबिलिटीज। और बहुत सारी ऐसी आइडियोलॉजीज आ गई जो उन्होंने विकास के आकार को बदलने के नए नए विचार प्रोवाइड करा दिए, नई नई संभावनाएं प्रोवाइड करा दी। अब वो नई नई संभावनाएं क्या थी, कौन कौन से विचार थे जिन्होंने नए साम्राज्य को या नए समाज को डेवलप करने का कार्य किया, नए समाज को डेवलप करने का कार्य किया। यानी सोशलिज्म कैसे डेवलप हुआ यूरोप में, हमें यही पढ़ना है। अब देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या बदलाव आए। 3 तरीके के लोगों की विचारधाराएं बनी। अब वो 3 तरीके की विचारधारा क्या थी, तो सबसे पहले मॉडरेट थे। मॉडरेट यानी लिबरल जिसको कह सकते हैं, उदारवादी विचारधारा के लोग, है ना। मैनेज करना मतलब लोग मैनेज करना जानते थे कि चलो थोड़ी सी प्रॉब्लम है तब भी हम मैनेज कर लेंगे। ये कौन होंगे, ये मॉडरेट होंगे या लिबरल होंगे। दूसरे आए कंजर्वेटिव। ये पुरानी विचारधारा को ही फॉलो करते थे, यानी पुरानी राजतंत्रवादी व्यवस्था को चाहते थे कि जैसे पहले समाज चल रहा था, क्रांति के पहले की जो सिचुएशन थी उसके सपोर्टिव थे। दूसरा आ गया ट्रांसफॉर्मेशनल, यानी रेडिकल्स आ गए। रेडिकल्स ने क्या किया, कहा ना ना भैया, हमको ना तो ढुलमुल रीति चाहिए और ना हमको पुरनका चाहिए, हमको नया क्रांतिकारी विचारधारा चाहिए, है ना। यानी हम अपने अधिकारों को लड़ के लेंगे, मार पीट करके, दंगा फसाद करके लेंगे। मुझे चाहिए, हमारा जो राइट्स है, हमारा जो अधिकार है वो हमको चाहिए। अपने अधिकारों के लिए मॉडरेट, अच्छा सरकार ने थोड़ा कहना मान लिया तो चलो ठीक है, थोड़े से ही काम चला लेंगे, ये मॉडरेट थी। कंजर्वेटिव पुरानी विचारधारा के सपोर्टिव, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशनल यानी बदलाव चाहते थे और वो रैपिडली बदलाव चाहते थे, यानी रेडिकल्स क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे। आइए अब एक एक के विषय में हम विस्तृत अध्ययन करने थे। मॉडरेट क्या होते हैं भाई, मॉडरेट के विषय में देखें। लिबरल इज एन आइडियोलॉजी, उदारवादी एक ऐसी विचारधारा है इन विच ऑल रिलीजन्स गेट इक्वल रिस्पेक्ट एंड प्लेस। मतलब उदारवादी विचारधारा ऐसी विचारधारा है जहाँ पर सभी धर्मों के लोग और सभी धर्मों के प्रति समान स्थान पर लोग क्या होंगे, सबके समान इक्वल रिस्पेक्ट की व्यवस्था की जाएगी, चाहे वो रिलीजन्स से बिलोंग करता हो या स्थान से बिलोंग करता हो। यानी समाज में सबको बराबर का स्थान दिया जाएगा। ऐसा कौन मान रहा था, ऐसा उदारवादी मान रहे थे। ही वॉज एन फेवर ऑफ द प्रोटेक्टिंग, वो किसके फेवर में थे, तो ऑफ द इंडिविजुअल, यानी वो व्यक्तिगत प्रोटेक्टिंग के फेवर में थे, व्यक्ति विशेष की उन्नति हो इसके फेवर में थे। वो प्रोटेक्ट करते थे, संरक्षा देते थे। मेन आइडियाज ऑफ द लिबरल्स, अब इनके जो मेन आइडियाज थे वो क्या थे लिबरल्स के, देखिए। अपोनेंट ऑफ द अनकंट्रोल्ड पावर, यानी जो अनियंत्रित सरकार के अधिकार हैं उसको वो कम करना चाहते थे, उसके वो विरोधी थे, अपोनेंट थे। यानी अपोज करते थे किसका, अनकंट्रोल्ड पावर का। जो सरकार की अनकंट्रोल्ड पावर है, यानी राजतंत्र का जो अनकंट्रोल्ड पावर है उसका वो विरोध करते थे। कौन, लिबरल्स।
रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों का सम्मान करते थे, इनकी मान्यता थी। इन फेवर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की संरक्षा करते थे। ये प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की संरक्षा, प्रोटेक्शन देते थे कि हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत अधिकार है, इंडिविजुअल राइट्स हैं कुछ उसके। बताएंगे आप फंडामेंटल राइट्स भारत के किस आर्टिकल में दिया गया है? भारत में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, किस आर्टिकल में दिए गए हैं आप बताएंगे उसको। यानी जो फंडामेंटल राइट्स है वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वैसे आप लोग लिखते नहीं, बहुत कामचोर हैं, काम करना नहीं चाहते आप लोग। इन फेवर एन इलेक्टेड गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन, जो लिबरल से उनका मानना था कि जो गवर्नमेंट हो वो इलेक्ट गवर्नमेंट हो, यानी जनता के द्वारा सरकार का चयन हो जो अच्छे से परफॉर्म करे अपने रिप्रेजेंटेशन के आधार पर, यानी अपने परफॉर्मेंस के आधार पर सरकार का चयन किया जाए। किसके द्वारा? इलेक्शन के द्वारा। ये किसकी मान्यता थी? ये लिबरल्स की मान्यता थी। इन फेवर ऑफ द राइट ऑफ प्रॉपर्टी होल्डर्स टू वोट इन प्लेस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इनका मानना था कि जो वोटिंग सिस्टम है वो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी हो और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के ये सपोर्टिव नहीं थे। इनका मानना था कि जो वोटिंग सिस्टम हो वो प्रॉपर्टी होल्डर के पास हो, जिनके पास धन दौलत पैसा है वो वोट करेंगे, लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अपोज में थे। ये कह रहे थे कि इसके स्थान पर, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के स्थान पर वोट की व्यवस्था किसके पास हो? प्रॉपर्टी होल्डर्स टू वोट इन प्लेस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी ये लोग इसके फेवर में थे कि जिसके पास प्रॉपर्टी है वही वोट देगा। सार्वजनिक मताधिकार जैसी कोई धारणा इनके विचारधारा में नहीं थी। अब दूसरा व्यक्ति आता है भाई कंजर्वेटिव। ये क्या सोचते थे? दकियानूसी पुरनकी विचारधारा वाले लोग रहे, है ना। ये इनके दिमाग में आजो जमींदारी प्रथा घूमत रही, फ्यूडल सिस्टम, सामंतवादी प्रथा आजो इनके दिमाग में भरा रहा। ये कहते कि हमारा तो सब पुश्तैनी अधिकार है भाई, ऐसा नहीं है, दुनिया बदल गई, इन्हें ही नहीं पता रहा। तभी तो यूरोप में सोशलिज्म आया भाई, समाजवाद आया। समाजवाद का मतलब होता है समाज में सभी लोग क्या हों? इक्वल हों, धन संपदा ज्ञान मतलब हर चीज़, नौकरी पैसे में सब लोग समान हों, लेकिन यह संभव नहीं है। कंजर्वेटिव, इट इज़ एन आइडियोलॉजी दैट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेडिशनल बिलीफ्स, यानी ये इनकी जो विचारधारा थी वो पुरानी विचारधारा थी। जैसे पुरन का काम चला आवत रहा वैसे पुरन के आधार पर सब काम करो। जे सामंत है वो सामंत रही, जे मजूर है वो मजूर रही, जे खेत जोता था वो खेतवे जोती, वो अपन डेवलप नहीं कह सकत है। जो टैक्स दे रहा वो टैक्स ही देगा। कहने का मतलब कि ये पुरानी विचारधारा पर कंजर्वेटिव यानी संकीर्ण विचारधारा, ये संकीर्ण विचारधारा वाले लोग थे, ये उदारवादी विचारधारा के लोग थे। अब देखिए ये क्या चाहते थे? अपोजिशन ऑफ लिबरल्स एंड रिफॉर्मिस्ट, ये किसका विरोध करते थे? जो उदारवादी हैं और जो रिफॉर्मवादी हैं, यानी जो सुधार चाहते हैं और जो उदार हैं। उदार और सुधार के विरोधी रहे ये, कहीं ना उदार चली ना सुधार चली, या कहीं हम विरोध कर भाई, ना उदार ना सुधार, तब का रही। वह है पुरन की विचारधारा, सामंती प्रथा, जमींदारी प्रथा। हाँ, अब ये मेन आइडियोलॉजी थी किसकी? ऑर्थोडॉक्सी। ऑर्थोडॉक्सी का मतलब होता है संकीर्ण विचारधारा वाला आदमी, जिसकी विचारधारा बहुत छुटकी एकदम संकीर्ण हो, दकियानूसी जगह कहा जाता है ना। छोट सोच वाला आदमी, सोच क्या हो उसकी? छोटी सोच हो, उसी को कहते हैं ऑर्थोडॉक्सी। अंधविश्वासी जगह कहा जाता है, एक तरीके से मान लो अंधविश्वासी। हाँ, तो मेन आइडिया ऑफ द ऑर्थोडॉक्सी यानी जो संकीर्ण विचारधारा या अंधविश्वासी लोग थे, ये ही मानत रहे कि पृथ्वी पर राज करने के लिए खाली हमारा अधिकार है, हम ही सब कुछ हैं, हम ही सामंत हैं, हम ही राजा हैं, है ना। जैसे लुई फुटिन क्या कहता था? मेरी जबान ही
कानून है, जो मैंने कह दिया वही शासन है। हाँ, तो रिस्पेक्ट फॉर द पास्ट, ये किसका सम्मान करते थे? पास्ट का सम्मान करते थे, जो बीत गया वो का सम्मान करते थे। स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ चेंज, बदलाव ये धीरे धीरे चाहते थे। ये चाहते रहे कि बदलाव होवे न करे, होए लेकिन बहुत धीरे धीरे, मजे मजे बदलाव हुए। कौन? ये कंजर्वेटिव संकीर्ण विचारधारा वाले लोग। यानी कि यही चाहते रहे कि जोन बदलाव हुए बिल्कुल मजे मजे हुए, हम जैसे राजपाट करत रहे वैसे राजपाट करी। जे मजूर है वो मजूरे रहे, जे सामंत है जमींदार है राजा है वो सामंत जमींदार राजा बना रहा है। क्लियर? अब तीसरी एक विचारधारा आ गई ट्रांसफॉर्मेशनल या रेडिकल्स। ये भैया बिल्कुल चाहते हर चीज़ बदल जाए, तुरंत हर चीज़ में बदलाव आ जाए। यानी हम जो पहले रहन वो न रही, अब हम नए रूप में ट्रांसफ़र हो जाए, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। ये क्या कहते रहे? एन आइडियोलॉजी दैट सी, क्या खोज करती थी ये विचारधारा? रिवोल्यूशनरी सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस, क्रांतिकारी तरीके से सामाजिक और राजनीतिक बदलाव चाहते थे। ये लोग क्या कहते रहे कि सामाजिक मतलब क्रांतिकारी तरीके से सामाजिक और राजनीतिक बदलाव चाहते थे। जैसे अपने यहाँ देखो, आज़ादी के समय का भा महात्मा, सबसे पहले जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई, तब लोग क्या रहे? मॉडरेट रहे, उदारवादी। जो सरकार का है वो है मान ली जी हुजूर जी हुजूर, तुरंत डराई जावा करें। जैसे लॉर्ड कैनिंग डांटे है, तैसे फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, है ना, ये सब तुरंत सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे तो सिकुड़ जावा करते रहे। तो ये लोग मॉडरेट विचारधारा कह रहे हैं, उदारवादी विचारधारा। अंग्रेज डांट दें तो लोग डराए जाएं, चुप हो जावा करें, नहीं बोला करें। लेकिन बाद में का भा, जब ये सब आएंगे, ये कहें तू यक मरबो तो आधा तो मरबे करब हम। जैसे भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, और क्या नाम उनका भाई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कौन दिया था यह स्लोगन? अरे सुभाष चंद्र बोस। तो ये सब कैसे थे? ये सब क्रांतिकारी थे, यानी रेडिकल्स थे। तो अब रेडिकल्स क्या चाहते हैं? देखिए, ये चाहते हैं कि जो बदलाव हो, बदलाव की जो इनकी विचारधारा है वो क्या है? क्रांतिकारी विचारधारा। हर चीज़ का तेजी के साथ ये बदलाव चाहते हैं, तुरंत बदल जाए हर चीज़। हाँ, तो मेन आइडियाज़ ऑफ द रिफॉर्मिस्ट, इनके का आइडिया रहा? ये क्या कहा था? ही वॉज इन फेवर ऑफ मेजॉरिटी बेस्ड गवर्नमेंट। ये कहा थे जो सरकार बने वो मेजॉरिटी के आधार पर बने, बहुमत के आधार पर सरकार का चयन हो। चलो पहला बात सही होगा। दूसरा का कहीं अपोजिशन ऑफ द प्रिविलेजेस, यानी जो विशेषाधिकार मिला, जन्मजात जो अधिकार है वो कई विरोध की ही नहीं है। इंजॉयड बाय द बिग लैंड लॉर्ड्स एंड रिच इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी जो बड़े बड़े जमींदार थे और बड़े बड़े उद्योगपति थे, अमीर, जे कहा था कि हमें जो प्रिविलेजेज मिला है, जन्मजात जो विशेषाधिकार मिला है, वह कहीं हम विरोध करबे। क्या किया इन्होंने? अपोजिशन ऑफ द प्रिविलेजेज इंजॉयड बाय बिग लैंडलॉर्ड्स एंड रिच इंडस्ट्रियल। इन्होंने किसका विरोध किया? जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, जमींदार और अमीर उद्योगपति थे, जो विशेषाधिकारों का प्रयोग करते थे, आनंद लेते थे, उसका विरोध किया इन्होंने। और कहीं अपोजिशन टू द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ बट नॉट अपोजिशन टू द प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये कहीं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ है, जो धन है वो कोई केंद्रीकरण ना हो, धन इकट्ठा ना हो पावे, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरोध नहीं कहीं। जैसे क्या कहें कि धन इकट्ठा ना हुए, ठीक है तो सही है, धन इकट्ठा ना हुए, लेकिन बट नॉट अपोजिशन टू द प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेकिन कोई के व्यक्तिगत धन के विरोध नहीं किन। अगर कोई पैदाइशी अमीर है तो कई विरोध ये लोग नहीं किन, लेकिन ओकरे विशेषाधिकार के विरोध किन, धन के तो विरोध नहीं किन, लेकिन ओकरे विशेषाधिकार के विरोध किन, तो का वो विशेषाधिकार ना मिले चाहिए। सपोर्ट फॉर द वोमेन सफरेज मूवमेंट। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार। वोमेन सफरेज मूवमेंट का मतलब होता है महिलाओं के मताधिकार के लिए आंदोलन। वोमेन सफरेज का मतलब महिला मताधिकार और मूवमेंट का मतलब आंदोलन। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत में पहली बार, भारत में प्रथम टाइम, फर्स्ट टाइम इन इंडिया वोमेन सफरेज कब मिला?
भारत में पहली बार वोमेन सफ्रेज कब दिया गया, महिलाओं को फर्स्ट टाइम मताधिकार भारत में कब मिला, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वैसे आप लोग बहुत कामचोर हो, काम नहीं करा चाहते हो, एक सब करा करो, करने से होता है। करने से क्या होगा, आपका ध्यान दिमाग बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। आपका ज्ञान बढ़ेगा तो आपको फ़ायदा करेगा। हमको क्या फ़ायदा करेगा, हमको तो कुछ नहीं फ़ायदा करेगा। इतना फ़ायदा करेगा कि आपने अगर मेरा वीडियो शेयर कर दिया है, लाइक कर दिया है, तो थोड़ा सा मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। और आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, अगर आपको ज्ञान मिलेगा तो आप अपने ज्ञान से क्या कर सकते हैं, रिसोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हैं, पैसा कमाएंगे, नौकरी लग जाएगी। उसके बाद आपके बीवी बच्चों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, आपके मम्मी पापा को फायदा हो सकता है। काहे भैया, चारों धाम का यात्रा कराए देवो, मक्का मदीना पर उठाए देवो, है ना, फॉर्चूनर, लैम्बोर्गिनी और क्या, है ना, मतलब आपकी कमाई के ऊपर है। फॉर्चूनर ला के घर पे खड़ा कर देंगे, बड़ी सी हवेली बना देंगे, उसमें तो मैं रहने नहीं जाऊंगा, आपके मम्मी पापा रहेंगे, आपका परिवार रहेगा। तो अगर आप पढ़ेंगे भैया तभी आप आगे बढ़ेंगे। पढ़ेगा भारत तो आगे बढ़ेगा भारत। न पढ़ी तो वह वाली कहानी हुई कि किसी के झंडे पर चांद है और किसी का झंडा चांद पे है। तो आप किस में जाना चाहते हैं, आप किस पे जाना चाहते हैं, उसमें जानना चाहते हैं कि आपके झंडे पे चांद आ जाए, या उस कैटेगरी में जाना चाहते हैं कि आपका झंडा चांद पे लहराए। तो भैया झंडा चांद पर लहरावे के लिए मेहनत करे पड़ी, पढ़ाई पड़ी, है ना, ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। तो ज्ञान अर्जित करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो यहाँ मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो मैंने पूछा है कि महिलाओं को भारत में कब प्रथम बार मताधिकार दिया गया, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और हाँ कब दिया गया ये सन आपको बताना है। अब दूसरी टॉपिक क्या हो गई, सोशियोलॉजिस्ट आइडियोलॉजी, एक नई विचारधारा समाज में निकल करके आई। ये तो 3 आई ही आई, यानी एक आ गया मॉडरेट, आ गए कंजर्वेटिव, और रेडिकल्स तो आ गए। अब इनके सबके बाद एक नौकी विचारधारा बीच में और निकल आया, एक धारा और फूट गया विचार की, एक विचार के धारा और निकल के बाहर लाग, और का रहा सोशियोलिस्ट आइडियोलॉजी, समाजवादी विचारधारा आएगा। अब ये सब समाजवादी विचारधारा नहीं है, ये तो उदारवादी विचारधारा, अपने फायदा के लिए व्यक्तिगत उदारवादी विचारधारा, कंजर्वेटिव संकीर्ण विचारधारा, राजसी खानदान वाली बात, रेडिकल्स क्रांतिकारी विचारधारा। अब ई का हवा इन सब मतलब ये ऐसा मान लें कि लिबरल और जो रेडिकल्स थे इनके बीच की एक नई धारा आ गई, समाजवादी विचारधारा। इनका क्या मतलब बा, सबका साथ सबका विकास। यहाँ पर ऐसा नहीं है, मॉडरेट में सबका साथ सबका विकास नहीं है, यहाँ पर भी ऐसी कोई विचारधारा नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जब आई तब मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। आज मोदी जी ग्रीस में हैं, ग्रीस में है मोदी जी आज, वहाँ पर उनको ग्रीस का सबसे बड़ा ऑनर मिला है, सम्मान। तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी इज द आइडियोलॉजी विच इज अगेंस्ट द कीपिंग ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इज एन आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन जस्टिस एंड बैलेंस टू ऑल इन द सोसाइटी। ये तो संभव नहीं है भाई। ये मतलब ये किसकी विरोध, ये किसका विरोध करती है, ये विरोध करती है कि जो समाज है उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी किसकी हो, सरकार की हो। और कौन सी विचारधारा पर यह आधारित है, जस्टिस एज बैलेंस, यानी समान न्याय, जस्टिस एंड बैलेंस, समानता और उचित न्याय पर आधारित है इन द ऑल सोसाइटी, यानी समाज में समानता हो, सबको बराबर न्याय मिले, और जो प्रॉपर्टी हो वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो। अब इस सोशियोलॉजिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में हम कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे, फ्रेडरिक एंजल्स को पढ़ेंगे, रॉबर्ट ओवन को पढ़ेंगे। ये हम पढ़ेंगे सब अगली टॉपिक में, है ना। तो आज का यही टॉपिक रहा। आप लोग जो मेरे साथ बने रहे उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।